वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसी शारदा क्विज सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रंजय कुमार आज आप लोग के बीच डियर स्टूडेंट क्लास 10th का इतिहास, मैं इस वीडियो में क्लास 10th का इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा और लेसन 1 पूर्णतः ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण बिंदुएं और सब्जेक्टिव को मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो है इसमें इतिहास में टोटल 8 लेसन पढ़ना है डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इतिहास में टोटल कितने लेसन पढ़ना है देखिए, इतिहास में टोटल 8 लेसन आपको पढ़ना है। सबसे पहला है कि इतिहास होता है, इतिहास क्या है? तब बीती हुई बातों को याद करना इतिहास कहलाता है। याद रखिएगा कि जो बात बीत गई, वायदा मान लीजिए कि अगर बचपन में मेरा वायदा मान लीजिए हम कोठा पर से गिर गए थे, 10 को दांत टूट गया था, तो हम याद कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं बीत गया मेरा बात, तो वह चीज को आज याद कर रहे हैं, तो ये मेरा इतिहास हो गया। वो मेरा क्या हो गया स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि बीती हुई बात को याद करना इतिहास कहलाता है। बीती हुई बात को याद करना क्या कहलाता है स्टूडेंट? इतिहास कहलाता है। ठीक है, आगे कहता है, ध्यान सुनिएगा, हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। लेसन हम लोग पहला लेसन चलेंगे। पहला लेसन देखिए आपके सामने क्या है, यूरोप में राष्ट्र। पहला लेसन जो है स्टूडेंट आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद है, कहता है कि वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। पूछेगा कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। याद रखिए। अगला कहता है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। पूछेगा मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया का क्या था स्टूडेंट? चांसलर था। याद रखिएगा कि मेटरनिक कहाँ के चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब कहता है कि वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। पूछेगा कि वियना सम्मेलन के बाद कौन से युद्ध का अंत हुआ? तो अंत हुआ नेपोलियन युग का। और कौन से युग का शुरुआत हुआ स्टूडेंट? तो याद रखिएगा मेटरनिक युग का क्या हुआ था स्टूडेंट? शुरुआत हुआ। आगे क्या कहता है कि फ्रांस में वियना सम्मेलन के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना। पूछेगा कि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा कौन से वंश की स्थापना हुई थी? तब बुर्बो वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई। आगे कहता है, याद रखिएगा कि चार्ल्स एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक है। याद रखिएगा शासक होगा। पूछेगा कि चार्ल्स एक जो है वह कैसा शासक था? तो निरंकुशवादी और प्रतिक्रियावादी क्या था? शासक। याद रखिएगा शासक में राजा था। अब कहता है कि 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। पूछेगा कि बताइए कि मेजनी ने यंग इंडिया यानी कि यंग इटली का स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा 1831 में। और यंग यूरोप की स्थापना कब किए थे? याद रखिएगा 1834 में यंग यूरोप की और 1831 में यंग इटली की स्थापना किए थे। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। देखिएगा आगे क्या कहता है, देखिए आगे क्या कहता है कि विक्टर एल्मिनियस ने में कॉनकाबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। पूछेगा कि विक्टर एल्मिनियस ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया स्टेट? तो याद रखिएगा किसे क्या था स्टेट? तो याद रखिएगा स्टेट कॉनकाबूर को विक्टर एल्मिनियम ने कॉनकाबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। क्या किया स्टूडेंट? नियुक्त किया। अगर वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 10th के लिए अगर है तो 10th के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं, सारा चीज का वीडियो देखना चाहते हैं स्टूडेंट, एक बार लाइक कीजिए क्योंकि यह आपका चैनल है स्टूडेंट। चलिए विद्यार्थी आगे करेंगे। गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि गैरीबाल्टी क्या था? तो गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव में हमें इस चीज को हम डाल देंगे, याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1862 में दुर्भाग्यवश कॉनकाबूर की मृत्यु हुई। तब पूछेगा कि कॉनकाबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1862। याद रखिए स्टूडेंट कॉनकाबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862। आगे हम बात करेंगे इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। पूछेगा कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। याद रखना कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था स्टूडेंट? तो मेजनी का योगदान था। आगे कहता है कि हिंगियस एक दर्शनीय थे। पूछेगा हिंगियस क्या थे? तो एक दर्शनीय थे। क्या थे स्टूडेंट? दर्शनीय। आगे क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा
कि जालवेरिन एक व्यापारियों की क्या थी रियल एस्टेट संस्था थी। पूछेगा कि जालवेरिन में लोग क्या वहां क्या चीज का संस्था था, व्यापारी, वहां लोग ज्यादातर व्यापार करने के लिए वहां जाते थे। तो पूछेगा कि जालवेरिन एक व्यापारियों की क्या थी संस्था। ऐसे पूछे क्वेश्चन कैसे देगा सर, तो जालवेरिन किसकी संस्था थी, व्यापारियों की कि बताइए डेस्टिन किसानों की कि डाकियों की, इनमें सभी। तो आपको मानना है व्यापारियों की संस्था थी या नर्तक की संस्था थी, ऐसे भी दे सकता है। कहता है बिस्मार्क को एक कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किया। पूछेगा ऐसे पूछेगा कि बताइए रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किसने दिया था, तो बोलेगा बिस्मार्क ने। क्या दिया थी, रक्त एवं लौ की नीति का उल्लंघन किसने दिया था, तो बोलेगा बिस्मार्क ने। आगे कहता है कि 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। पूछेगा कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में। क्या बोलना है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में। अब कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी स्टूडेंट, तो 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था। आगे कहता है हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। पूछेगा कि हंगरी की राजधानी कहाँ है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा बुडापेस्ट हंगरी की। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बोलिएगा बुडापेस्ट। आगे क्वेश्चन कहता है कि 1829 में एडिनापोल की संधि तुर्की हुई थी, तुर्की के साथ हुई थी। याद रखिए, पूछेगा कि बताइए एडिनापोल की संधि किसके साथ हुई थी, तुर्की के साथ हुई। कब हुई थी, 1829 में। कब हुई थी, तुर्की के साथ संधि कब हुई थी, 1829 ईस्वी में हुई। आगे क्या कहता है कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान थे। पूछेगा मैसूर के शासक कौन थे, तो टीपू सुल्तान थे। याद आएगा ना कि मैसूर के शासक कौन थे, टीपू सुल्तान। अब कहता है याद रखिएगा कि इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। पूछेगा कि बताइए इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो बोलेगा यूरोप महादेश के अंतर्गत। याद आएगा डिस्ट्रिक्ट, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप में। अगर बताइए कि आप इतना चीज लिखिएगा, तो अगर ने बताइए इतना चीज आप लिख सकते नहीं, सिर्फ सुन सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि पूरा पैकेज हमको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं रहती, हम आपको दे देंगे। आप विद्यार्थी 62 041 पर क्या कीजिए, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर हमको इतिहास का पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री स्टूडेंट आपको हम दे देंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप उतारो नहीं, खाली सोचो और समझने का प्रयत्न करो। चलिए स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, देखिए आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है कि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की पुनः स्थापना हुई थी। पूछेगा फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की पुनः स्थापना हुई, दोबारा स्थापना हुआ था। पहली बार हो गया था और दोबारा कब हुआ, तो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा फिर बुर्बो वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई। आगे बोलेगा स्टूडेंट इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था, ऑस्ट्रिया था। पूछेगा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था, तो याद रखिए ऑस्ट्रिया था। क्या था स्टूडेंट, ऑस्ट्रिया था। याद रखिए। आगे कहता है कि जर्मन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जर्मन राज का निर्माण किसने किया, तब नेपोलियन बोनापार्ट। याद आएगा स्टूडेंट कि जर्मन राज का निर्माण किसने किया, राइन का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। आइए याद रखिएगा, कहता है यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। पूछेगा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो बोलेगा यूनान देश का। याद रखिएगा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, याद रखिएगा किस देश का, तो यूरोप देश का। क्या बोलिए स्टूडेंट, यूरोप देश का। चलिए अब जो भी वो महत्वपूर्ण बिंदु थे आपका समाप्त हुआ। अब विद्यार्थी जो इस लेसन में से सब्जेक्टिव पूछता है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि राष्ट्र की भावना, यानी राष्ट्रवाद एक तरह की भावना है जो हम लोग को मन में आपके प्रति, देश के प्रति उत्पन्न होता है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए देखते हैं क्या है कि देखिए स्टूडेंट क्या कहता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना बनाती है, भावना बनाती होती है या भावक होती है। याद रखिएगा,
पूछेगा डेस्टिन, याद रखिएगा डेस्टिन क्या पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो बोलिएगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना बनाती है। याद रखिएगा डेस्टिन बोले कि क्या है, हम लोग जो लोग मिलजुल कर रहते हैं तो कहीं ना कहीं एकता की भावना बनाता है कि नहीं बनाता है। तो हम लोग जो लोग हैं एक दूसरे में एकता की भावना बनाते हैं, अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति देश की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि बात मान लीजिए कि हमारे देश में और आपके अगर दूसरे पड़ोसी देश में अगर युद्ध होता है तो हम लोग सब मिलकर उस देश को हराने की चेष्टा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये मेरा काम नहीं है, इंडियन के हमारे आर्मी भाई का काम है, लेकिन हम लोग पूर्णतः सहयोग करेंगे क्योंकि हम वी आर इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन, हमारा देश पर प्राउड होता है, गर्व फील करते हैं। चलिए डिस्ट्रिक्ट तो आगे हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, मेजनी कौन था डिस्ट्रिक्ट, मेजनी कौन था, याद रखिएगा। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। याद रखिएगा मेजनी क्या था, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग सेनापति था। क्या था डिस्ट्रिक्ट, योग सेना। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूछेगा कि मेजनी जो थे इटली क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं में बताए थे कि इटली मेजनी जो है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आया कहता है कि मेजनी ने यंग इंडिया एवं यंग यूरोप नामक संस्था की क्या की थी स्टूडेंट, स्थापना की थी। पूछेगा कि मेजनी ने यंग इंडिया की भी स्थापना की और यंग यूरोप की भी स्थापना की। पूछेगा कि मेजनी ने यंग इंडिया की स्थापना की कि यंग यूरोप की स्थापना की कि दोनों की इनमें नहीं, तो दोनों की स्थापना की, यंग इंडिया भी, यंग इटली भी और यंग यूरोप के भी स्थापना की। याद रखिएगा हम लोग बोलेंगे कैसे कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग सेनापति था। उनमें इटली के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजनी ने यंग इंडिया, यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की क्या की थी, स्थापना की। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन विद्यार्थी आपका लास्ट रहेगा। आगे क्या आता है, मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे उसके युग को हम क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो याद रखिएगा कि मेटरनिक, यहाँ मेटरनिक होगा, मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का क्या था डिस्ट्रिक्ट चांसलर था, यहाँ पर क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट मेटरनिक हो गया। देखिए मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का क्या था, चांसलर था, इसके शासन काल को ही क्या कहते हैं, मेटरनिक युग का काल नाम से जानते हैं। मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, याद रखिएगा मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था उसके कई जितनी भी वर्ष रहा वही वर्ष को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। उसी वर्ष को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। विन्यास सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का क्या हुआ था, पूछेगा। विन्यास सम्मेलन के बाद याद रखिए, विन्यास सम्मेलन यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और उसी समय याद रखिए मेटरनिक युग का क्या हुआ, शुरुआत हुई। अब कहता है मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव जमाकर कई राज्यों को क्या किया, विभक्त कर दिया। कई राज्यों को क्या किया डिस्ट्रिक्ट, छोटे बड़े राज्यों में क्या किया, विभक्त कर दिया। तो याद रखिए डिस्ट्रिक्ट, तो बोलिए कैसे बोलिएगा डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा कि मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का क्या था, बारह बोल रहे हैं यहाँ मेटरनिक होगा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि टाइपिंग मास्टर से गलत हो गया है टाइपिंग करने में। तो मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था इसके शासनकाल को ही मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। विन्यास सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट, शुरुआत हुआ। विन्या के इटली अपना प्रभाव जमाकर कई राज्यों को विभक्त कर दिया, कई बड़े राज्यों को छोटे बड़े राज्यों में क्या किया डिस्ट्रिक्ट, विभक्त कर दिया। तो विद्यार्थी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए डिस्ट्रिक्ट चलो देखिए आगे क्या कहता है, आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है गैरीबाल्डी के क्या कहता है, गैरीबाल्डी याद नहीं, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे डिस्ट्रिक्ट। चलिए अपने सेना बनाकर सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिए थे, याद रखिएगा। कहता है गैरीबाल्डी जो पेशे से एक नागरिक थे या नाविक थे, यहाँ पर नागरिक थे, याद रखिएगा नागरिक थे या नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से एक विद्यार्थी नागरिक थे, नागरिक की जगह नाविक, नाविक हुआ, क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट, नाविक, याद रखिए यहाँ पे नाविक हुआ।
नाविक थे वे सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों को एकीकरण तथा गणतंत्र राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। याद रखिएगा, कह रहा था कि गैरिबाल्डी जो पेशे से नाविक थे और वे सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी ने अपने सैनिकों को मदद से इटली के फ्रांस, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिए। इस प्रकार से कई गतिविधियों को गैरिबाल्डी शामिल, इस प्रकार कई गतिविधियों में गैरिबाल्डी क्या थे स्टूडेंट शामिल। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। उन्होंने, याद रखिएगा, वे सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली की रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी ने अपने सैनिकों से इटली के फ्रांस, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कई गतिविधियों में वे क्या थे शामिल। तो इसी तरह से विद्यार्थी लेसन आपको क्या हो गया स्टूडेंट समाप्त हो गया। अगर और वीडियो देखना चाहते हैं स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।